अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, अगर आपकी स्किन पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, तो हो जाइए होशियार, वरना आप हो सकते हैं डेंजरस डेंगू के शिकार। आजकल डेंगू एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है, जिससे हर साल काफी लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डेंगू क्यों होता है और कितना खतरनाक होता है डॉक्टर साहब ये डेंगू का बुखार। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि मानसून के सीजन में या मानसून के बाद ये रोग काफी देखने को मिलता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का मच्छर है जिसको एडिस एजिप्टी उसका नाम है, उसकी एक जो ब्रीड है, उसमें ये वायरस जो है उसके माध्यम से ये फैलता है और रोग जो है ये हमारे जो जनसंख्या को ये रोग पहुंचता है। इसका होता कैसे है, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से होता है, कि ये वाला जो मच्छर होता है ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट ले तो उसके अंदर वो वायरस आ जाता है और फिर ये मच्छर किसी दूसरे आदमी को जब काटता है तो उसको वो वायरस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये फैलता है। खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि ये हमारे शरीर में जो रक्त जो हमारा खून है उसमें जो विशेष हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत डाउन हो जाता है और इतना डाउन हो जाता है कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक भी उसमें हो सकती है। तो काफी खतरनाक है। अगर डेंगू सही समय पर उसका उपचार ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप है अंडमान से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए जी, क्या प्रश्न है? ये जानना चाहूंगा सर, क्या कहते हैं एक्चुअली जो एक गांठ होती है ना, गांठ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो शरीर में मेरे हाथ पर हो गए, ऐसी एक दो हो गई हैं, तो उसके लिए क्या होगा? छोटी छोटी सी है सर। अच्छा, फैट की गांठें हैं जो, तो छोटी छोटी जो होती है ना। कोई उसमें दर्द होता है आपको? नहीं सर, दर्द ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, देखिए, फैट की गांठें हो जाती हैं शरीर में कई जगह पर, लाइपोमा उसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका जो मूल कारण है कि हम जो बार बार आपको कई बार बताते हैं अपने शो के माध्यम से कि खाना जब नहीं पचता है ठीक से और जो बिना पचा हुआ खाना उससे एक चिकनाई बनती है जिसको आम बोलते हैं, तो ये आम जाकर के जो फैट कैरिंग चैनल से वहां जाके डिपॉजिट होकर के वहां ब्लॉक कर देता है। तो जो हमारा जो हमें फैट टिश्यू है, जो मेद धातु जिसको हम कहते हैं, वो बीच बीच में रुक करके उसकी गांठें बन जाती है। डॉक्टर लोग अक्सर कहते हैं कि कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ी रहेगी ऐसी। कभी कभार कहेंगे आपको कि ऑपरेशन करा लो, इसको निकलवा दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि क्यों ना उसके कारण कोई पहले ठीक किया जाए, पाचन को ठीक किया जाए, आम को पचाया जाए। आम पचाने के लिए आम पाचक चूर्ण की हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा। आम पाचक चूर्ण हमारा जो है उसमें सौंठ, जीरा, धनिया, ये 10-10 ग्राम ले लीजिए। सूखा पुदीना और सौंफ का पाउडर ये आप 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये मिलाकर के और मिक्सचर जो तैयार होगा आपका, उसमें से एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आप खाने पीने में फैट वाली चीजें कम खाइए और आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां हैं, उनका सेवन आप शुरू कर दीजिए। औषधियों से क्या होगा कि जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, जो स्रोतस अवरुद्ध हैं, वो स्रोतस शोधन उनसे होगा, शुद्धि उनकी होगी, टॉक्सिन्स वहां से जो है वो साफ होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। अभी आपने जैसे कहा कि 2-3 गांठें हैं, छोटी हैं, तो मैं तो कहूँगा अभी शुरू कर दीजिए। कई बार होता क्या है, हमारे पास लोग आते हैं बड़ी बड़ी गांठें, और गांठें भी 25, 30, 20, 10, 15 ऐसी आपके पूरे जगह जगह पर है। अब वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोग बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। दवाइयां भी हम दें तो दवाइयां जो है वो बहुत कम असर उस समय दिखाती हैं। कुछ फर्क पड़ता है तो फिर पेशेंट जो है वो कहते हैं जी अब ये तो काम नहीं कर रही है दवाई आपकी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि रोग जब शुरू हो तभी उसका इलाज करिए। हमारे यहाँ तो लिखा है कि रोग के शुरू होने से जो पहले के जो हमारी जो स्टेजेस हैं, संचय, प्रकोप, जो हमारे यहाँ पर 6 स्टेज लिखी हैं आयुर्वेद में कि डिजीज कैसे शरीर में पैदा होती है। सबसे पहले दोषों का संचय होता है, फिर वो प्रकोपित होते हैं यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर उनका प्रसर होता है, पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देते हैं। स्थान संश्रय जो है चौथा स्टेज है कि कहीं एक कमजोर जगह पर जाकर के दोष, वात, पित्त, कफ हमारे कोई सा भी जो बढ़ा है वो वहां जाकर बैठ जाते हैं। और 5वीं स्टेज में रोग के लक्षण पैदा होते हैं, तब आप उसको कहते हैं कि ये मुझे फलाना रोग हो गया है अभी। तो 5वीं स्टेज में आपको पता चलता है, लेकिन तब भी लोग उसको जो है नजरअंदाज करते हैं, तो 6ठी स्टेज में आ जाता है, क्रॉनिक हो जाता है।
तो हम तो कहते हैं कि जब प्रथम लक्षण आपके संचय के समय में वात पित्त कफ जब संचित होते हैं, एक्यूमुलेशन उनका होता है, वहीं पर उसको क्यों ना दबा दिया जाए। अभी तो रोग आया ही नहीं, रोग बना ही नहीं अभी। तो आयुर्वेद बहुत अच्छी एक शिक्षा है, बहुत अच्छी नॉलेज है। इसको जरूर हर व्यक्ति को, किसी भी प्रोफेशन में है, कोई भी आप हैं, किसी भी देश के हैं, इवन हमारे साथ तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो हमारे अच्छे मित्र हैं पूरी दुनिया भर में। काफी सारे हमारी आदान प्रदान होता है नॉलेज का, और वो काफी चीजें आयुर्वेद की प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद किसी के लिए कोई विरोध पैदा नहीं करता है। तो चलिए अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसको डेंगू का बुखार हो गया है, और इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम पहचान पाएं कि हमें डेंगू का बुखार हो गया है। देखिए, लक्षण इसके कुछ विशिष्ट हैं जिनको आपको समझना चाहिए। मांसपेशियां और हड्डियों में खास तौर से काफी दर्द होता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, दंडक ज्वर इसको हमारे यहाँ कहा गया है कि हड्डियां जैसे पूरी टूट जाती हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत तीव्र वेदना, सिर में सिर दर्द बहुत तेज होता है। हाई फीवर तो होगा ही, शरीर में कमजोरी महसूस होना, रैशेस भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर, कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसका जो टेस्ट कराते हैं जब, तो आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है ब्लड के अंदर काफी लो आ जाती है। ब्लीडिंग के कारण, वीकनेस के कारण, और शरीर में लक्षण इतने हो जाते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, और ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो मृत्यु तक पेशेंट की हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आयशा है मुंबई से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेयर फॉल से कैसे बचा जाए। हेयर फॉल से कैसे बचा जाए, बड़ा सिंपल है। हेयर फॉल से बचने के लिए हेयर केयर करना चाहिए। अगर बाल हैं आपके पास, और बाल सभी के होते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको बल्कि खराब करने पर तुले रहते हैं हमेशा। आजकल हेयर केयर के नाम पर भी बालों को नष्ट करने का काम हम करते हैं। बाल हमारे प्राकृतिक हैं, तो उनमें प्राकृतिक ही आपको चीजें प्रयोग करनी चाहिए। केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। अब जानबूझ करके हम केमिकल बालों पर रोज थोपने लगेंगे तो बाल बेचारा कब तक सहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, उसको केमिकल से आप दबा देंगे, चाहे वो कोई हाईलाइटिंग है, जेल है, इवन आज जितने भी आप शैम्पू प्रयोग करते हैं, जितने भी कंडीशनर प्रयोग करते हैं, सभी तो वो केमिकल ही भरा हुआ है। तो पहले तो दही से बाल धोते थे लोग, मेहंदी, रीठा और क्या क्या चीजें बालों में यूज होते, शिकाकाई से बाल धोते थे, आंवले से बाल धोते थे लोग, बहुत सारी चीजें हैं। मेथी दाना का पेस्ट बना करके उससे, तो ये चीजें पहले पूरे जब से हमारी सृष्टि चली आ रही है तब से आयुर्वेद का जो हमारे यहाँ सृष्टि में जो है, जब से आयुर्वेद है तब से ये चीजें चली आ रही। तो अभी बालों को अगर सुरक्षित रखना है तो एक तो उनकी केयर करना चाहिए नेचुरल तरीके से। अब आप कहें जी अब कौन मेथी भिगोएगा, कौन उसको पीसेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बड़ा अच्छा बहाना है आजकल लोगों के पास कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो हम बहाने से आपको बचने नहीं देंगे। हमने अब आयुर्वेदिक उत्पाद ऐसे बना दिए आपके लिए। हमारे यहाँ आंवला शैम्पू है, नीम का शैम्पू है, बादाम का शैम्पू है, पपीते का शैम्पू है, वो लीजिए आप, उसका प्रयोग करिए। बालों के लिए तेल है, तो उनका प्रयोग तो करना चाहिए ना। जब आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं और अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई अभी बनाए। अभी कम से कम 25-30 साल से जो है हमारे यहाँ पर जो लोग, हमारे जो काम चल रहा है उसमें लोग प्रयोग करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से आप बालों की देख रेख करें। और ये दूसरी चीज इंटरनल आपको ध्यान रखना है, अच्छा पोषण लें। बालों के लिए, पोषण के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। बालों के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है कि पित्तवर्धक चीजें आप ना खाएं, ज्यादा कूलिंग रहें, थोड़ा शरीर को कूल रखना है। गर्मी ज्यादा ना हो, ज्यादा गर्म, शरीर को कूल रखना है। गर्मी ज्यादा ना हो, ज्यादा गर्म भोजन ना खाएं। तो इस प्रकार से बाल आपके सुरक्षित रहेंगे। बाल को अच्छी तरह से आप देख रेख रखेंगे तो वो लंबे समय तक, लंबी आयु तक वो स्वस्थ रहेगा और आपकी सुंदरता भी बनी रहेगी। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कब खतरनाक हो जाता है डेंगू। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि डेंगू के मच्छरों की कुछ अलग पहचान होती है, जैसे कि मलेरिया के मच्छरों की पहचान तो थोड़ी अलग होती है। देखिए, मच्छर जो होते हैं डेंगू के, जैसा आपने सुना होगा कि वो साफ पानी में ज्यादा ब्रीड करते हैं, गंदे पानी में नहीं होते हैं। और डेफिनेटली उनकी जो वैरायटी है, जो नाम मैंने बताया, एडिस एजिप्टी या दूसरे मलेरिया का अलग मच्छर होता है, ये अलग टाइप का होता है।
तो ये उनकी एक अलग फिजियोलॉजिकल पहचान, वो तो एक अलग चीज है, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि वो किस कंडीशन में ज्यादा पैदा होता है। तो मुख्य रूप से साफ पानी में, तो जहाँ कहीं साफ पानी है, कूलर है, पानी की टंकी है, उनको नियमित रूप से आपको जो है चेक करना है। उसमें अगर कुछ आपको कुछ औषधियाँ डालनी है, कुछ स्प्रे करना है, वो जरूर करना चाहिए। खास तौर से जहाँ पानी जमा रहता है उन जगहों पर विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज है कि कब खतरनाक हो जाता है। तो खतरनाक ये हो जाता है कि बॉडी में जब प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर की। एक खून का हमारा जो ब्लड होता है उसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, आपने सुना होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स उसमें होते हैं। तो वो जब क्वांटिटी उनकी कम होती है या मसूड़ों से खून आने लगे, शरीर में शक्ति बिल्कुल ना रहे, कमजोरी बहुत आ जाए, ब्लीडिंग कहीं शुरू हो जाए, तो वो फिर खतरनाक स्थिति होती है। देखा होगा आपने कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं, कई बार खून भी देना पड़ता है पेशेंट को, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा जरूरी है, हर चीज को समझना चाहिए। बुखार हो, खास तौर से ऐसे सीजन में हो जब डेंगू का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले परीक्षण करा लीजिए, आप चेकअप करा लीजिए। पहले ही अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर ज्यादा अच्छा रहता है उसका उपचार करना, नहीं तो फिर कई बार लेट हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे डेंगू से बचने के वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर डेंगू के डर को दूर भगाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या है डेंगू को लेकर आज की संजीवनी? देखिए, डेंगू से बचने के लिए, और अगर डेंगू आपको है तो उपचार आप कराते ही हैं, और उपचार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद में जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बड़ी पॉपुलर चीज है जो आजकल काफी चलती है। अब तो कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर जो, जहाँ पर कई बार पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर मना नहीं करते। पपीते के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस जो है वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। काफी रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, तो उसका सेवन जरूर कराया जाए। हमारे यहाँ गिलोय जो है, गिलोय का सत्व होता है, एक्सट्रैक्ट उसका निकाला जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। लगभग 2-2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम के करीब, वो 2-2 रत्ती की मात्रा में दिन में 2-3 बार गिलोय का सत्व दे सकते हैं। गिलोय का काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। ताजी अगर लकड़ी है आपके पास, उसको थोड़ा सा कूट करके, उबाल करके वो पीने के लिए दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और 1 गिलास सेब का रस, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके वो भी पीने को दें, उससे भी पेशेंट को काफी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जो है शहद उसको खिलाना चाहिए मरीज को, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, तो शहद का सेवन किया जाए। लेकिन उपचार प्रॉपर करना चाहिए, चेकअप जरूर करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण उसका करते रहना चाहिए, ताकि हम एक मॉनिटरिंग उसकी सही प्रकार से रोगी की कर सकें। तो किन चीजों का परहेज रखना चाहिए डॉक्टर साहब? किस तरह की सावधानियां अगर हमें डेंगू हो गया है तो बरतने की जरूरत है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इम्यूनिटी को बनाए रखना है, ब्लड काउंट जो विशेष रूप से प्लेटलेट्स को हमें मजबूत रखना है। तो भोजन ऐसा करें कि जो शक्ति बढ़ाए, लेकिन साथ में सुपाच्य भी हो, क्योंकि कमजोरी होती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा खाना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भोजन हो जो आराम से पचे। जैसे खिचड़ी वगैरह आपने देखा होगा, खिचड़ी का सेवन कराते हैं, सेब का सेवन कराते हैं, या कोई ऐसे पौष्टिक चीजें जो आराम से पच जाए। ज्यादा मिर्च मसाले तली वाली चीजें ये नहीं, क्योंकि ये और ब्लड को खराब करेंगी हमारी। पित्तवर्धक चीजें बिल्कुल ना लें, गर्म चीजें ना लें, कोई बहुत ज्यादा मिर्ची, अचार, खटाई, नॉन वेज, और चाय कॉफी भी ना पिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्मोकिंग ड्रिंक्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको डेंगू हो रहा है और आप ड्रिंक ले रहे हैं, वो तो खैर उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसको। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोई भी गर्म तासीर की चीज होगी, क्योंकि बुखार आपको है, ऑलरेडी फीवर है, तो गर्म चीजों का सेवन आप ना करें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे पनीर की खूबियों के बारे में। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। और आइए अब संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि पनीर की क्या खूबियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, पनीर को लेकर क्या है संजीवनी? देखिए, पनीर बहुत एक पौष्टिक भोजन है। पनीर अगर अच्छी तरह से बनाया, घर का पनीर हो तो बहुत अच्छा रहता है। कि पनीर की क्या खूबियां होती हैं? तो डॉक्टर साहब, पनीर को लेकर क्या है संजीवनी? देखिए, पनीर बहुत एक पौष्टिक भोजन है। पनीर अगर अच्छी तरह से बनाया, घर का पनीर हो तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी होती है काफी मात्रा में, कैल्शियम बहुत होता है। तो जिन लोगों को हड्डियों के रोग हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ है, कैल्शियम की कमी है, वो पनीर का सेवन करें, बहुत फायदा करता है। या नॉर्मली भी अगर आप पनीर का सेवन करेंगे तो आपकी हड्डियां अच्छी रहेंगी, दांत आपके अच्छे स्वस्थ रहेंगे, तो उसके लिए आप उसका सेवन कर सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए, थकावट हो रही है, शरीर गिरा गिरा सा है, बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ा सा पनीर उसमें शहद मिला के खाइए, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी आपको तुरंत। इसके अतिरिक्त जो है, जो ग्रोइंग बच्चे हैं हमारे, जिनकी उम्र बढ़ रही है, अभी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पनीर बहुत बढ़िया है, क्योंकि शरीर में काफी पोषण, काफी शक्ति उससे मिलती है, एनर्जी काफी मिलती है। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें ओमेगा 3 आपने आजकल सुना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काफी प्रचार है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर लुब्रिकेशन प्राप्त होता है। हमारे ब्रेन में एक लुब्रिकेंट होता है, वो सूख जाए तो ब्रेन में कई तरह की जो है कमजोरियां आ जाती है। जोड़ों में हमारे लुब्रिकेशन उससे मिलता है, तो ये भी उसके अंदर है। तो इसलिए काफी सारे फायदे आपको होंगे। पनीर का सेवन करें, लेकिन पनीर को उतनी मात्रा में खाएं जो पचा सकें, और तल के ना खाएं, उसको फ्राई नहीं करना। उसको कच्चा पनीर थोड़ा सब्जी में डाल लें या ऐसे कच्चा खाएं, थोड़ा चाट मसाला लगा के भी खाते हैं लोग, तो उसका सेवन करने से अच्छा रहता है। सब्जी भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसको फ्राई ना करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं, उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना फोन रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा फिट और हेल्दी रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।